अस्सलाम वालेकुम। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तस्दीक कर दी कि जो रिकॉर्डिंग्स हुई थी वो दुरुस्त हैं और उसके ऊपर वो कमेटी बना के तहकीकात करेंगे। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया था और तवक्को ये थी कि इसको एक नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, जिसकी शहबाज शरीफ खुद तस्दीक कर रहे हैं। तो फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसके ऊपर बैठ क्यों नहीं रही? आईबी इसके ऊपर काम करती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो गुजरा गए ये उनका काम हो सकता है, और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके अंदर से अगर कोई कारिंदा है वो शामिल हो सकता है, या कोई गैर मुल्की ताकत है, कोई और कुव्वत है जिसने ये रिकॉर्डिंग की। हर सूरत में एक इतना अहम हसास मामला था जिसको कवर अप नहीं कर सकते थे आप, सिर्फ एक बयान देकर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान भी नहीं थे छुड़वा सकते, तो उसको नज़रअंदाज क्यों किया गया? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बेहतर इसके लिए कोई और फोरम नहीं था जहाँ पर आर्मी चीफ और DGI भी साथ बैठते हैं, वहीं पे आप DGIB को भी बुलाते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साथ बैठे होते हैं और वहाँ एक तरीकाकार तय किया जाता है, और या इसको पार्लिमान इसके ऊपर एक सुपरवाइजरी, एक मॉनिटरिंग रोल अदा करती है और इसकी रिपोर्ट जो है पब्लिक की जाती। क्योंकि आप इसको अब नज़रअंदाज करते हैं तो कल एक ऐसी मीटिंग हो रही हो जिसमें आप अपने हसास नौयत के सिक्योरिटी के मैटर्स डिस्कस कर रहे हो, वो अगर अफशा हो जाए तो फिर क्या करेंगे? इसको नज़रअंदाज करना मेरे ख्याल में ऑप्शन नहीं है शहबाज शरीफ साहब के पास। उनका इंटरनली कोई इन्वॉल्व है, कोई मेंबर इन्वॉल्व है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस का कोई सिक्योरिटी का रुकन इन्वॉल्व है, वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वहाँ ड्यूटी है, क्योंकि कैबिनेट के और बाज़ इजलास ऐसे होते हैं जहाँ वो स्मार्ट मीटिंग का पेपरलेस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, कुछ डिवाइसेस वहाँ इंस्टॉल की जाती है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई लोग अपना फ़ोन, स्मार्ट फ़ोन अंदर ले गए, स्मार्ट फ़ोन के ज़रिए भी ये करना मुमकिन है। और या ये है जो सबसे ख़तरनाक है कि वहाँ कोई ऐसी डिवाइस लगाई गई हो जिससे रिमोटली उस सारी गुफ्तगू को सुना गया हो। हर एक सूरत में ये मसला जो था तकाजा करता है कि इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक तरीका का तय करती है और वो रिपोर्ट पार्लिमान में जाती है और फिर इसको पब्लिक किया जाता, ताकि कौम को बताया जाता कि इसके पीछे ज़िम्मेदार अनासर कौन है, उनके ख़िलाफ़ क्या तहकीकात हुई और उसके नतीजे में जो नताइज आए सामने वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या होगी, या की गई या होगी। दोनों सूरतों में रिपोर्ट लोगों के सामने आनी बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने इसकी तस्दीकी जो स्टेटमेंट आज की कि रिकॉर्डिंग हुई और वो कमेटी बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर-ए-आज़म, कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो जिसको अवाम ने, पार्लियामान ने मुंतखब किया हो और वहाँ पर इस तरह के सिक्योरिटी लैब्स हों और हमारे उसमें ब्रीच हो जाए, और तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। यकीनन ये एक वेरी सीरियस लैब्स है ये बिल्कुल, और मैं नोटिस ले रहा हूँ इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूँ जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुँचेगी इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ जिस चीज़ से जान छुड़वा के निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि यहाँ मामला डिस्कस हो रहा है मरियम नवाज़ के सन इन लॉ का, राहील का, मियाँ मुनीर के, चौधरी मुनीर के बरखुरदार का, और वो डिस्कस हो रहा था कि उनकी जो शुगर मिल है उसके लिए एक प्लांट है जो इंडिया से आना है, उसका कुछ हिस्सा आ चुका है और कुछ हिस्सा उसका आना बाकी है। ये कोई इस पे सरप्राइज़ नहीं पाकिस्तान में किसी को होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर शुगर मिल जो हैं वो बगास के ऊपर जो पावर जनरेशन करती हैं वो उसकी पूरी मशीनरी और सिस्टम इंडिया से ही, सब तकरीबन सभी ने इंडिया से ही मंगवा के लगाया हुआ है। कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन लार्जली पंजाब बेस्ड जितने शुगर के कारखाने हैं उनका इंतज़ाम ऐसे ही है। शहबाज साहब ये तो कह रहे हैं कि उनकी अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह से इसके ऊपर गुफ्तगू हुई, लेकिन उसके अलावा जो ऑडियो लीक्स हैं उसके अंदर मरियम की ख़ुद अपने चचा के साथ गुफ्तगू शामिल है। तोकीर शाह से जो गुफ्तगू है वो बड़ी इंडिकेटिव है और वाज़ेह है कि वो क्या कह रहे हैं और किसका जिक्र कर रहे हैं और क्या हवाला दे रहे हैं। तो आप कैसे बैठ के एज़ प्राइम मिनिस्टर चचा बन के मरियम भतीजी के सन इन लॉ के लिए शुगर मिल या ग्रिड स्टेशन का बात डिस्कस कर सकते हैं? और अगर ये लगा हो तो इसके ऊपर कार्रवाई तो फिर करनी पड़ेगी किसी लॉ इन्फोर्समेंट के अदारे को, क्योंकि ये नेपोटिज्म के ज़ुमरे में आ जाता है। मुझे मालूम नहीं है कि उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने कुछ काम किया था ग्रिड स्टेशन के ऊपर, या इसकी समरी जो ECC में भिजवानी थी, या उसको वहीं रोक दिया गया था। अगर किया गया हो तो ये कैसा मामला है जिसके ऊपर शहबाज साहब के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं तो उनके ऊपर एक इशू आ जाएगा, बर्डन आ जाएगा और उसकी उनको जवाबदेही करनी पड़ेगी। कह रहे हैं तोकीर शाह से गुफ्तगू के हवाले से? मरियम नवाज़ साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। बिल्कुल डॉक्टर तोकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तोकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में, और फिर
इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके ऊपर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ईसीसी की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे। तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं। मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं बता दूंगा। मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें। तो बताइए इसमें क्या गलत बात है? जो एक तीसरा बयान का उनका हिस्सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। उनसे सवाल किया गया था कि आपने लंदन में अपने भाई से, नवाज़ शरीफ से, इसके ऊपर बात की, तो शहबाज शरीफ ने उसका एक इनडायरेक्ट जवाब दिया जिसके ऊपर पीटीआई वाले बहुत सीख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारी जमात के लीडर हैं, अगर उनसे मैंने कोई भी बात की हो तो इसमें मज़ाइका क्या है। इनडायरेक्ट जवाब था, बहरहाल उसको तो मैं वहीं छोड़ता हूँ। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारे जो तज्ज़िया नगार हैं उनको शुबा है, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक सबूत सामने नहीं आए। शुबा ये है कि ये कहीं ना कहीं नए आर्मी चीफ़ की तैनाती से जुड़ा हुआ मामला मुमकिना तौर पर हो सकता है। अगर कोई ऐसी गुफ्तगू सामने आ गई जहां आर्मी चीफ़ के तकर्रर का जिक्र हो रहा, या आर्मी चीफ़ की और वज़ीर-ए-आज़म की ऐसी गुफ्तगू की कोई रिकॉर्डिंग लीक कर दी गई, तो फिर ये बात 100% यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि ये सारी लीक्स का मकसद, क्योंकि अभी तक जो लीक्स हुई हैं उसमें सिवाय इसके कि हम कहें कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, उसके अलावा अभी कोई ऐसी मेल प्रैक्टिसेस इस्टेब्लिश हो के सामने नहीं आती जिस पे कहा जाए कि इस बंदे को पकड़ो, फांसी पे लगा दो, इसने इतने पैसे खा लिए। लेकिन अगर चीफ़ की तैनाती के हवाले से कोई गुफ्तगू सामने आ जाए, तो वो जिसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी या जिन लोगों ने गुफ्तगू की होगी, वो उन सब के लिए बहुत नुकसान का बायस हो सकती है, और पाकिस्तान के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया हो सकती है। क्योंकि आप किसी सूरत ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि आपके जो नए आर्मी चीफ़ की तैनाती होनी, जिसने 3 साल पाकिस्तानी फ़ौज की सरबराही करनी है, लीड करना है पाकिस्तान आर्मी को। अल्लाह करे कि ज़माना अमन रहे, लेकिन हालात ख़राब भी हों, तो आप उस एक शख्स के ऊपर अपनी पूरी फ़ौज जो होती है उसके पीछे लब्बैक कहती है। जब जिस तरफ चीफ़ का हुक्म होता है फ़ौज उस तरफ चलती है, उसको आप मुतनाज़ा नहीं बना सकते किसी सूरत भी। इमरान के बाद बयानात के ऊपर जब मैं तनकीद करता हूँ तो उसके पीछे भी एक मुहर्रिक यही होता है कि आप चीफ़ हुकूमत बनवाता है या गिराता है तो वो उसका गैर आइनी फ़ेल है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन आप नए चीफ़ को कंट्रोवर्शियल नहीं बना सकते, क्योंकि उसके ऊपर आपकी पूरी सिक्योरिटी का इंसार है, आपकी पूरी फ़ौज लड़ती है उसकी एक कमान के ऊपर, एक हुक्म के ऊपर। वो जो बंदा गोली खाता है सीने के ऊपर, उस वक्त वो शहबाज या इमरान की बातें नहीं सुन रहा होता, उस वक्त उसका चीफ़ ऑर्डर करता है और उसकी कमान के ऊपर जाता है और अपनी जान कुर्बान करता है। उसको किसी सूरत मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। तो आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर जो जवाब था शहबाज शरीफ का, वो आपको सुनाते हैं, दिखाइएगा। जब इन्होंने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी तो मशवरा किया था इन्होंने हमसे, जो आइन और कानून जो है उसको सब फॉलो करेंगे और करना चाहिए। दैट्स इट। इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनकी तैनाती की थी नवाज़ शरीफ ने। जब इनकी एक्सटेंशन का मामला आया तो मामला एक तनाज़े की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस कानून के तहत कर रहे हैं, तो एक लॉ अमेंड किया गया, आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की गई, और सभी जमातों ने बशमूल PMLN, PTI वो कानून लेकर आई, और सभी जमातों ने बशमूल PMLN एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस बिल की हमायत की थी। तो इत्तफाक़ राय से कहना चाहिए कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली, और वो एक्सटेंशन दी खुद इमरान खान ने थी। कानून की तो इत्तफाक़ राय से मंजूरी दी, लेकिन एक्सटेंशन का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अलावा किसी और के पास आइनी तौर पर है नहीं। तो अब नए चीफ़ की तैनाती होनी है, तो नए चीफ़ की तैनाती का इख्तियार भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ही है। वो शहबाज शरीफ इन ऑफिस हो या कोई और इन ऑफिस हो, उसी ने करनी है। जो तरीक़ाकार है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस असम्बली आएगी और उनमें से एक नाम का वो चुनाव करेंगे। मैं कुछ और चीज़ें हैं जो प्रोग्राम में आगे चल के आपको दिखाऊँगा, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत है वो भी कैसे मोड़ के ऊपर है, जो पाकिस्तानी सियासत को किसी भी रुख पे ले जा सकती है। लेकिन पहले ये जो ऑडियो लीक्स हैं और आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म का बयान है, इसको डिस्कस कर लें। हमारे साथ जो शुरका हैं, तो तारिक फजल चौधरी हैं PMLN से, शर्जील मेमन साहब हैं वज़ीर इत्तलात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब हैं फॉर्मर गवर्नर सिंध भी हैं और डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। जनरल मोइन, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ऑडियो लीक्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कौन कर सकता है मुमकिन तौर पर? तरीक़ाकार तहकीक का क्या होना चाहिए, और क्या आवाम को सच्चाई जानने का और पूरे हक़ाइक़ जानने का हक़ हासिल है? बिल्कुल हक़ हासिल है, और ये एक बहुत सीरियस मामला है। तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस इज़ ए वेरी हाई ऑफिस, और वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ आते हैं और दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात के इश्यूज़ आते हैं डिप्लोमेटिक। तो इससे सेंसिटिव प्लेस, इससे हाई ऑफिस, और वहाँ पर हर किस्म की सिक्योरिटी जो है वो आला तरीन होनी चाहिए और फूल प्रूफ होनी चाहिए।
और आजकल के ज़माने में चूँकि ये बहुत इस्तेमाल है ईमेल का, टेलीफोन्स का, और ये जो सिलसिला चल पड़ा है, तो उसमें हमेशा ख़तरा रहता है कि जब तक सोसाइटी बहुत मजबूत ना हो तो बड़े बड़े मुल्कों में ये लीकेज और ब्रीच हो जाती है इसकी। लेकिन इस वक्त जो ब्रीच हुई है तो उसकी गहराई में जाना ज़रूरी है कि किस तरह हुई है और क्या इसके असरात मतलब मरतब होंगे अगर जो जो चीज़ें लीक हुई हैं, और आइंदा के लिए इस सिक्योरिटी को किस तरह ऐसा फुल प्रूफ बनाया जाए कि ऐसा मामला पेश ना आए। तो ये एक अहम मामला है, इसको ज़रूरी प्रायोरिटी देनी चाहिए और इस पर एक आला इख्तियारी कमेटी पे इसको काम करना चाहिए, और जो हक़ायक़ सामने आए वो पार्लियामेंट की कमेटी के सामने भी पेश हो और आवाम के साथ भी शेयर किए जाएँ, और ये भी बताया जाए कि आइंदा के लिए आपने अपने सब गुफ्तगू को और मैटर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और बचाने के लिए कि वो किसी गैर जिम्मेदार और गैर ज़रूरी आदमी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन ना जाए, तो आप इस पर क्या प्रिकॉशन आइंदा के लिए लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। मैं तारिक फजल साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, कुछ ऐसी शवाहिद हैं आपको पता चला हो, कुछ लीड्स मिली हो कि कौन मुलव्वस हो सकता है, किसने ये काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो मलिक साहब मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है इब्तदाई तहकीकाती मराहिल में है, लेकिन जो चंद बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि गुमान गालिब यही है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसने ये ऑडियो लीक्स टेप की हों और उसके बाद रिलीज़ की हों। तो ये काम पाकिस्तान से बाहर किसी भी एजेंसी का लगता है। ये तो बड़ी इब्तदाई सी बात मैंने आपसे की है, लेकिन आज बाज़ाब्ता तौर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपने देखा है कि ये चूँकि ना ये शहबाज शरीफ साहब की साख का मामला है, ना ये हुकूमत की साख का मामला है, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की साख का मामला है और रियासत की साख का मामला है। तो लिहाजा इसको इस तरह अनअटेंडेड छोड़ा नहीं जा सकता। जो आपने बात की नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है, यकीनन वो भी एक बड़ा फोरम है, लेकिन हाई पावर कमेटी की बात की है शहबाज साहब ने, वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बड़ा कोई फोरम है ही नहीं है, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, आर्मी चीफ डीजीआई साथ कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे काबीना है, काबीना की बात का सब कमेटी बना दी जाती है जो किसी एक मखसूस मामले को तय तक देखती है, वक्त देती है, 10 उसकी हियरिंग्स करती है, वो पूरी काबीना नहीं कर सकती। इसी तरह जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, उसकी सब कमेटी हो सकती है जो इसकी तहकीकात करे, जिसमें आपके फोरेंसिक भी ज़ाहिर है एक्सपर्ट्स हों, जिसमें आपके आईटी के एक्सपर्ट्स हों, और वो रिपोर्ट जो है वो लेकी जा सकती है। तो इस तरह का ये मामला इंशाल्लाह ताला बनेगा और ये तहकीकात भी होंगी, डेप्थ में होंगी, साइंटिफिक तरीके से होंगी, जो पाकिस्तान और आवाम के सामने रखी जाएंगी। सियासी लोगों की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपको शायद उसके ऊपर कोई चंबा नहीं होना चाहिए। मरियम नवाज़ की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जब नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उस वक्त की गुफ्तगू की जो रिकॉर्डिंग्स थी वो पीटीआई लीक करती रही कि इस मीडिया वाले के साथ ये कर दो, उसके इश्तहार बंद कर दो, वो एक हिस्सा था। फिर बुशरा बीबी की वो गुफ्तगू के सब कुछ गद्दारी के साथ जोड़ दो, वो प्राइम मिनिस्टर बनी गाला से या प्राइम मिनिस्टर हाउस से की गई कॉल थी जिसकी रिकॉर्डिंग आई। अभी शौकत तरीन साहब की और झगड़ा साहब की गुफ्तगू की रिलीज़ आई, वो भी हमारे सामने आई। तो एक के बाद एक गुफ्तगू का एक सिलसिला है जो लीक हो रही है गुफ्तगू, ये कोई पहला मौका नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी एजेंसीज़ के पास कैपेबिलिटी मौजूद है, आईबी के पास भी और आईएसआई के पास भी। हमारे सेल फ़ोन, मैं कई साल पहले, मैं ऑन एयर नाम नहीं उन शख्सियत का लेता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत ही सेंट्रल फिगर मैं आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, मैं उनसे मिलने कराची उनके घर गया तो उन्होंने कहा कि फ़ोन बाहर रखवा देते। मैंने कहा मैं इसको स्विच ऑफ करता हूँ। उन्होंने कहा स्विच ऑफ करने के बाद भी बाहर रखवा दें, मुझे नहीं था पता। फिर उन्होंने बताया कि इसका जो ऑन किए बगैर भी इसका माइक भी और इसका जो कैमरा है वो ऑपरेट किया जा सकता है रिमोटली, ये आजकल टेक्नोलॉजी मौजूद है। मेरे तब तक ये बात इल्म में नहीं थी, तो मालूम नहीं तारिक फजल चौधरी अंदर जेब में डाल के अपना आईफोन ले गए और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई। ये मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं 2010 की बात है, मेरे साथ थे इजाज़ बशीर। पहली बात तो ये कि आपने जो अभी ये सारी बात बताई है और लोग चूँकि आप पे बहुत सारा यकीन रखते हैं। नहीं, मैंने सच बात बताई है, ये रियलिटी है। इसलिए कह रहा हूँ जो सच बात आपने बताई है इससे कई शरीफ लोगों की इज्जत बच जाएगी, और वो जब भी कोई ऐसी अगर किसी ऐसी जगह जाए जिसे वो मख्फी रखना चाहें तो वो फ़ोन बाहर रखेंगे। तो एक अच्छा टिप आपने किसी ऐसी मशकूक जगह जाएं जहाँ खदशा हो कि वो पकड़े जा सकते हैं तो फ़ोन बाहर रख के जाएं। नहीं, मशकूक जगह के अलावा कोई ऐसी कोई भी बात जो वो चाहें कि हम सिर्फ दो अशखास के बीच में हो, दो दोस्तों के बीच में हो,
उसके लिए ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ऑन दी अदर हैंड जो आपने बात की है, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि जो पै दर पै इस तरह की लीक्स हुई हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। देखिए, मैं और आप अब यहाँ इस फोरम पे बैठ के बात कर रहे हैं, हमारा अंदाज़ा तकल्लुम कुछ और है, हमें पूरी दुनिया सुन रही है। हमें तो कैमरे के साथ हम लाइव जा रहे हैं ना, तो मेरा फ़ोन भी कुछ सुन लेगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के साथ होते हैं, हमारे अंदाज़े गुफ्तगू में बेतकल्लफ़ी होती है। दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो आप कई स्लैंग्स इस्तेमाल करते हैं, कई आप पुराने बचपन के दोस्त होते हैं, उस गुफ्तगू को टैप करके रिलीज़ करना, मैं समझता हूँ किसी के साथ भी ये बड़ी ही ज़्यादती है, वो आपकी प्रिविलेज गुफ्तगू होती है। और तीसरी बात ये मलिक साहब के जो ये प्राइवेट गुफ्तगू से ज़्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि अगर पीएम हाउस की रिकॉर्डिंग जिस तरह लीक हुई है, ये तो आप कुछ भी वहाँ पे आप इंडिया से बॉर्डर के इशूज़ या कोई अफगानिस्तान वाली साइड से सिक्योरिटी मैटर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये तो आपने वो बात की ना कि जो आम अफराद की आपस में गुफ्तगू है और टेलीफोन की आपने बात की, लेकिन जो मैंने पहले बात की कि ये मामला शहबाज शरीफ साहब का नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो स्लॉट है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के आप देखें, एक ही बात को ले लें कि उनके हलफ में एक चीज़ होती है कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो अहम कौमी राज मेरे इल्म में लाए जाएंगे, मैं उन्हें सीधा राज रखूँगा। अब वो राज अगर उनमें को लाए जाएंगे तो जाहिर है आपके इंटेलिजेंस के इदारे ही लेके आएंगे ना। अगर वो लीक हो जाते हैं, वो आपकी जो है इस तरह की ऑडियो टेप्स की शक्ल में निकल आते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म सीधा राज में रखेगा भी तो कैसे रखेगा। तो ये बात जो है नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की है और इस सिलसिले में इंतहाई इकदाम उठाए जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। शर्जील मेमन साहब, अगर इसके ऊपर कुछ ऐसा आ गया जहाँ पर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से मुझे शदीद अंदेशा है, मैं आपको खाली शुबे की बुनियाद पे नहीं कह रहा, जिस तरफ को लीड चल रही हैं मुझे शुबा है कि कुछ ऐसा निकलना है, तो फिर ये मामला एक क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। फिर ये नॉर्मल गुफ्तगू नहीं रहेगी मेरी, शायद मैं ऑन एयर इसको डिस्कस ना कर सकूँ, लेकिन बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम साहब। बिल्कुल ये एक बहुत सेंसिटिव मसला है, परेशान कुन मसला है, ना सिर्फ किसी एक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए, लेकिन ये पूरे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत परेशान कुन चीज़ है। और उससे भी ज़्यादा परेशान कुन ये चीज़ है कि उसका कॉन्टेक्स्ट इस वक्त ना प्राइम मिनिस्टर को पता है, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, लेकिन इमरान खान को पता है कि इस टेप्स में, इस लीक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं, जो कि उन्होंने कल अपने एक जलसे में कहा था कि जी इस अगली जो किस्तें आनी हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये तो सबसे पहली बात यह कि मुल्क के एक अहम तरीन, सुपर तरीन एक ऑफिस में इस तरह की बगिंग हुई है, और उस बगिंग के बाद वो सारी चीज़ें लीक भी हो रही हैं, और लीक के बाद सिर्फ और सिर्फ किसी को नहीं पता, किसी इदारे को नहीं पता, लेकिन इमरान खान को पता है कि उसमें क्या क्या कंटेंट है। तो ये मेरे ख्याल से तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में, और किसी सियासी तंज के हिसाब से नहीं कह रहा मैं, क्योंकि एक बहुत संजीदा मामला है, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तारिक फजल चौधरी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जो शख्स कह रहा है कि जी ये उसको पता है कि क्या क्या इसके कंटेंट हैं, तो पहले उस शख्स को आप पूछें, उसको इन्वेस्टिगेट करें कि जी उसको ये चीज़ें कहाँ से पता चल रही हैं। इसका मतलब जो भी काम कर रहा है एक तो इलीगल काम है, ये तो हमारे कानून में भी है, लॉ में भी है, किसी की भी बगिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर वो बगिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की हो रही है तो और ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, और वो और किसी को नहीं पता, एक ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पता है, तो उसका मतलब उसको पता है कि कौन सा शख्स है जो ये काम कर रहा है, तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन में लाया जाए, पहले ये चीज़ मालूम की जाए। बाकी उसमें कंटेंट क्या है जो आपका सवाल है, डेफिनेटली अगर उसमें, मैं तो नहीं कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस में उन मीटिंग में बैठा कि वहाँ पर क्या बातें हुई हैं, किस तरह की बातें हुई हैं। अब उसमें अगर वो चीज़ें हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब उसमें इसमें ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें उसमें रियल लीक्स में आए, कुछ चीज़ों को जिस तरह पहले कहते हैं कि जी आजकल सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं कि वर्ड्स को मिला के, आवाज़ को मिला के भी आप कोई कंटेंट ला सकते हैं, तो उसमें कुछ सच्ची चीज़ें भी आएंगी, कुछ हो सकता है गलत चीज़ें भी आएँ, उसके लिए भी फॉरेंसिक चीज़ें हैं जो उसको वेरीफाई कर सकती हैं। लेकिन ये जो अभी की शर्जील मेमन साहब ऑडियो है ना, ये इनमें से कोई ऑडियो भी फेक नहीं है। शौकत तरीन की एक्चुअल जेन्युइन कॉल थी, झगड़ा की एक्चुअल जेन्युइन कॉल थी, मरियम की जो ऑडियोज़ थी उन्होंने ख़ुद तस्दीक कर दी थी। ये वाली जो है शहबाज शरीफ तस्दीक भी कर चुके हैं, और जिन और लोगों से भी मंसूब है किसी एक ने डिनाई नहीं की हैं। शहबाज शरीफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्दीक करने वाली है कि ये सारा कुछ हुआ, डिस्कस हुआ। मरियम औरंगज़ेब कह चुकी हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया, अगर डिस्कस हुआ था तो कोई गलत काम के ऊपर फैसला नहीं किया। तो ये ऑल दीज थिंग्स आर सर्टिफाइड, ये एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स हैं, ये कोई वो कुकड अप नहीं है, कोई फेक नहीं है कि किसी ने किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कॉपी नहीं किया हुआ।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें से कोई बल्कि जो मैं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो मैंने बनी गाला की आपको कॉल का तज़किरा किया था, जिसमें वो बुशरा बीबी की रिकॉर्डिंग्स का और एक और किसी कॉल का, 2 कॉल्स वहाँ से हुई थी, उसके ऊपर शीरी मज़ारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शीरी मज़ारी ने भी उसको डिनाई नहीं किया था। शीरी मज़ारी ने उसके ऊपर कहा था कि ये प्राइवेसी के अंदर कौन सी एजेंसी है जिसको इख्तियार हासिल है कि आके उसने रिकॉर्डिंग की है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सारों ने इस चीज़ की तस्दीक की हुई है कि ऑल रिकॉर्डिंग्स आर एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स। देखिए नदीम साहब, मैं ये नहीं बोल रहा कि इसमें इनमें से कोई फेक है या क्या है, लेकिन माजी में कुछ में कहा गया था, आपको याद होगा जब एक आई थी एक बिजनेस टाइकून की कॉल, जिसमें वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी की मदद चाह रहे हैं और पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल करना चाह रहे हैं, तो उस पर भी इमरान खान ने डिनाई किया। तो खैर मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी अब जो आएंगी उसमें कुछ सही होंगी, और हो सकता है कि उसी का फ़ायदा लेते हुए कोई इसको कुछ उसको फैब्रिकेटेड भी बनाए, लेकिन जो भी फैब्रिकेटेड या सही है उसके लिए फॉरेंसिक लैब्स मौजूद हैं, वो कर लेंगी। बट मतलब मैं जनरली बात बोल रहा हूँ सर, वो जिस डिनाइल का आप हवाला कर रहे हैं वो भी बस ऐसे ही डिनाइल थी, वो कोई डिनाइल नहीं थी। एक्चुअली उस मामले में भी जिन लोगों से हमने वेरीफाई किया था, हमें तस्दीक काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि मोर देन 90% यकीन है कि उनके मैसेजेस एक्सचेंज हुए थे इस हवाले से जरदारी साहब की मदद लेने की आखिरी मोमेंट के ऊपर कोशिश की गई। इमरान खान साहब उनको हमें मेहनत कर रहे थे, वो हमें भी पता है, और उन्होंने बहुत सारी पीपल्स पार्टी को ऑफर्स की थी कि आप अपना नाम दे दें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो तो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। इशू वो नहीं है, इशू ये कि जो अभी जो टॉपिक ये आपके इल्म में है कि इमरान खान ने पीपल्स पार्टी को ये पैगाम भिजवाया था कि आप अपना नाम दे दें प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, ये आपको इल्म में है ये बात आपके? सर मुझे बिल्कुल इल्म है, उन दिनों में मैं इस्लामाबाद में होता था, मुझे पता है कि इमरान खान ने इस तरह की ऑफर भेजी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि आप अपना नाम दे दें प्राइम मिनिस्टर के लिए, जो भी नाम देंगे हमें कबूल होगा, लेकिन पीएमएल ना हो, लेकिन ये इट्स अ फैक्ट। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम लोग कुर्सियों के लिए या किसी पोजीशंस के लिए ये चेंज ऑफ रजीम नहीं कर रहे, जो आपने इस मुल्क का हशर कर दिया है और जो हम फोर्स ही कर रहे हैं कि मुल्क का मजीद हशर होने वाला है, उसमें मजीद आपके हाथ में इस मुल्क को इसलिए नहीं दिया जा सकता कि आपने पूरे दुनिया में पाकिस्तान को आइसोलेशन में उस वक्त कर दिया था। पूरी दुनिया में आपकी जितनी पॉलिसी थी वो पॉलिसी आज तक, चाहे वो IMF के साथ आपकी डील्स करके मुकरना हो या जो आपका आइसोलेशन में आप लेके गए थे, आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस तरह चेयरमैन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब एक ब्रेक करीब आ गई है, ब्रेक वो इमरान खान की तरफ जो अभी आपने इशारा किया ना, मैं ब्रेक से वापसी पे आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या रहे हैं ऑडियो लीक्स के मतलब। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हम ऑडियो लीक्स का तज़किरा कर रहे हैं और अभी शर्जील मेमन साहब ने कहा कि इमरान खान, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि जो शख्स एक सियासी जमात का सरबराह कह रहा है कि अभी कुछ और आने वाला है, तो इमरान खान बार बार जलसों के अंदर कह रहे हैं कि अभी कुछ और आने वाला है, अभी कुछ और आने वाला है। हो सकता है कि उनके इल्म में कुछ ऐसी चीज़ उनकी पार्टी के लोगों की जानिब से लाई गई हो या किसी और ज़रिए से आई हो, क्योंकि बड़ी जमातों के सरबराह को बहुत सारी बैकग्राउंड ब्रीफिंग मिल जाती हैं। इवन अपोजिशन में रहते हुए भी उनको इंटेलिजेंस वालों से भी ब्रीफिंग, सिक्योरिटी, उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी या पार्टी के मामलात या मुल्की मामलात के ऊपर भी उनकी रसाई होती है। और कुछ वो जो सोशल मीडिया जहाँ से लीक्स आ रही हैं वहाँ से भी कुछ दावे किए गए हैं, लेकिन इमरान की ज़बानी सुन लें कि वो दावा क्या कर रहे हैं, दिखाइएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन सामने आ गया, वो इससे नवाज शरीफ से हुक्म लेता है कि जनाब कितने तहरीक इंसाफ के लोगों को डिस्क्वालीफाई करना है। और अभी एक और चीज आने वाली है, बेटी बाप को बता रही है नवाज शरीफ को कि जनाब वो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा मैंने तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का फैसला कर दिया तोशाखाना केस पे, कहता लेकिन अभी ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा। ये चीजें निकली हैं, ये ऑडियो लीक्स भी और चीजें सामने आएंगी। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा इंशाअल्लाह। ये इमरान के जुमले जहन में रखिए। और वो जो ऑडियो जो पहले लीक हुई, मैंने एक तज़किरा आपको किया कि सब कुछ गद्दारी से जोड़ दो। गद्दारी के लिए किसको चुना गया था? इस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए कुछ लोगों को निशाना बनाया गया था कि गैर मुल्की साजिश की माँ के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादिक ने गद्दारी की, हुकूमत गिरा दी और चोरों और डाकुओं को सरबराह हुकूमत पे बिठा दिया। ये इमरान खान का बयानिया है। और मुझे इसीलिए खौफ आता है कि इस सिनारियो में अगर पाकिस्तान में फ़साद को फैलाना हो ना,
अगर आग लगानी हो, क्योंकि आप बारूद के ढेर के ऊपर पहले ही बैठे हुए हैं, अगर कोई कहता है कि बारूद के ढेर पर नहीं बैठे हुए तो उसने आंखें बंद की हुई हैं। सिर्फ एक हल्की सी चिंगारी लगानी है, उसके बाद अगर कोई बच गया ना यहाँ तो मुझे बताइएगा। इमरान खान बार बार जलसों में, अब दूसरा मौका है, आज वो कह रहे हैं वो गीदड़ों की फ़ौज और शेरों की फ़ौज और गीदड़, ये इस्तारे ख़तरनाक हैं, अच्छे नहीं हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नए आर्मी चीफ़ ने लगना है और मुझे शुबा है कि ये लीक्स हमें उस तरफ लेके जाएंगी। और इमरान खान का वो बयान आज दोबारा सुन लें, ये दूसरी दफ़ा दोहराया उन्होंने। 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़, 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़, वो फौज हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। एक सियासी और जमहूरी आदमी को एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन फ़ौज के अंदर तकसीम, दराड़ और तफरीक डालना इस तरीके से कि उसकी जो टॉप टियर है, जो उसकी कमान है और जो उसकी फ़ाइटिंग फ़ोर्स है, उसके दरमियान में हम एक लकीर खड़ी कर दें, दीवार खड़ी कर दें, तो ये मुल्की मफादात से गद्दारी के मुतरादिफ है। वो तकसीम ऐसी होगी जिस तरह हमने अरब स्प्रिंग के ज़माने में देखी थी। ये दुरुस्त नहीं है रवैया। आप फ़ौज के ऊपर तनकीद करें कि ये सियासत में मुलव्वस हो जाते हैं, हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। 2018 में इमरान खान बताएं कि इनकी हुकूमत बनाने में उनका क्या किरदार था, IGI की नवाज शरीफ की हुकूमत बनाने में उनका क्या किरदार था। सब बातें सही होंगी, मैं इनको किसी बात पे नहीं कहूँगा कि इमरान ने ये बात क्यों कही, लेकिन ये तकसीम और ये दरार और ये तफरीक जिसमें आप मीर जाफ़र और मीर सादक से किसी को तशबीह दें, ये गैर मुनासिब रवैया, ये दुरुस्त रवैया नहीं है। जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, आर्मी चीफ़ की तैनाती और खौफनाक किस्म के बयान, आपका रद्द-ए-अमल? बहुत अफसोसनाक है कि आर्मी चीफ की तैनाती को एक इशू और खड़ा कर दिया गया। इसके ऊपर कई हफ्तों से, कई महीनों से इस पर डिबेट चल रही है। हर आदमी अपना जो है राय दे रहा है, हर आदमी इसमें दखल अंदाजी कर रहा है, हर कोई अपनी वो बता रहा है कि कौन मुनासिब रहेगा, कौन क्या होगा। कोई एक्सटेंशन की बात करता है तो कोई किसकी बात करता है। मेरे ख्याल में ये बहुत अफसोसनाक बात है कि एक आर्मी चीफ अभी अपॉइंट हुआ नहीं और वो इस मसले को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। तक डे वन से वो आदमी जो है वो एक शेकी स्टार्ट आता है जब वो देखते हैं इन हालात के अंदर उसको तैनात किया गया है। और ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिस पर बहुत डिबेट की जाए या बहुत इसके ऊपर सियासी तौर पर जलसों में इसका जिक्र किया जाए। एक तरीका चला आ रहा है, वो काफ़ी सेट तरीका है काफ़ी हद तक, कि 5-6 नाम आ जाते हैं GHQ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से होते हुए प्राइम मिनिस्टर के डेस्क पे आ जाते हैं। वो ISI IB से भी ब्रीफिंग उनके बारे में ले लेता है, अपना फैसला कर लेता है और वो डिसाइड कर देता है। तो एक चेयरमैन रिटायर अगर हो रहा है तो कौन चेयरमैन बनेगा, कौन आर्मी चीफ बनेगा। अब एक चीज़ बहुत क्लियर है और इसको कभी ये कहना कि जी फ़िलहाल पेंड कर दो, कभी ये कहना कि जो नई हुकूमत आएगी वो करेगी, करना चाहिए उसे। तो भाई नवंबर में इस बात का फैसला होना है और नवंबर के शुरू तक ये फैसला हो जाना चाहिए, 3-4 हफ्ते पहले। तो उसको अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है या नहीं हो सकते फ्लड्स की वजह से, किसी वजह से, तो किस तरह वो नई हुकूमत को वो जो है वो कहा जाए कि जी आप उस वक्त फिर वो क्या प्रेजेंट चीफ को एक्सटेंशन दे दो। तो ये सारी बातें मेरे ख्याल में गैर, आप बीइंग ए फॉर्मर जनरल, मैं आपसे एक ऑन एयर ऑनेस्ट ओपिनियन सुनना चाहता हूँ। मैं जनरल कियानी की भी एक्सटेंशन के ऊपर, मैंने जनरल कियानी से भी कहा कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, बाद में भी उन्हें कहा रिटायरमेंट के बाद भी। जनरल बाजवा से भी ये बात कही कि नहीं होनी चाहिए एक्सटेंशन मुझे लगता है कि दुरुस्त नहीं है। इतना प्रोफेशनल आपका मेरिट बेस्ड सिस्टम है, 3 साल के बाद एक्सटेंशन वाला ऑप्शन टेबल पे नहीं होना चाहिए। आप बीइंग ए जनरल क्या समझते हैं कि एक्सटेंशन की ऑप्शन को डिस्कस होना चाहिए या रूल आउट कर देनी चाहिए फॉरएवर, कभी टेबल पे होनी नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए और 3 साल का टेन्योर जो है उसी पर हमें कायम रहना चाहिए। मैं ये भी अर्ज़ करूं कि जनरल वहीद के साथ मैं एडजुटेंट जनरल था और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा कि बेनज़ीर साहबा शहीद, उनसे कह रही हैं कि आप 1 साल की एक्सटेंशन ले लें और ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए और आ जाए आपका रोल जो है नॉन मतलब इंटरफेरेंस वाला है और हम आपसे बिलीव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे 1 साल की एक्सटेंशन ऑफ़र की है। आप तक इस सिलसिले में
व्हाट इज योर ओपिनियन, आपकी राय क्या है? मैं कहा सर ना लीजिएगा हरगिज़ भी। ये किसने पूछा आपसे? ये किसने पूछा आपसे? वहीद काकड़ जब चीफ थे, जनरल वहीद काकड़ ने पूछा आपसे? सही, या मुझसे पूछा और मैंने उनको कहा ना लीजिए। आज भी ये 1 साल के बाद भी झंडा उतर जाएगा और ये चला जाएगा, और आज भी। लेकिन इससे मेरे ख्याल में फ़ौज के अंदर ही बदली फैलती है, कमांड के अंदर, और असूल की एक खिलाफ वर्जी भी होती है। तो हमको अपनी ट्रेडिशन पर सख्ती से कायम रहना चाहिए। और उन्होंने इसको बहुत मजबूती से फिर कहा कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूँगा। उनकी इज्जत है आज तक की, वो जिंदा है, उनसे ये बात मेरे जो मैं कह रहा हूँ पूछी भी जा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो इस बात के हक़ में हूँ कि अदारे के हक़ में ये बेहतर है कि चीफ अपना टेन्योर पूरा करे 3 साल का, और बाइज्जत वो घर जाए और इज्जत कमाए, और नया चीफ जो है वो। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से भी पूछा है। तारिक फजल साहब, ये एक मेरे ख्याल में एक प्रिंसिपल पोजीशन है जिसकी तरफ जनरल मोइन साहब इशारा कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ सच एन ऑनरेबल ऑफिस और पावरफुल ऑफिस। वहाँ पर इस तरह की सियासत होनी नहीं चाहिए कि एक्सटेंशन है या नहीं। 3 साल हुए हैं तो बस टेन्योर कंप्लीट, नेक्स्ट की तैनात। देखिए, एक्सटेंशन जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई सियासत है। बहरहाल ये मिसालें अभी सियासत के तौर पर आई है कि इलेक्शन अभी हो जाए, फिर 6 महीने बाद जो हुकूमत आएगी वो और कर लेगी। सियासत इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसे कंडेम करना इससे ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने अभी जो आपने बात बताई, और बड़ी गहरी बात आपने की है, और आपने जो बात उन्होंने की, मैं इसी एक्सटेंशन से और आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट से उसको लिंक कर रहा हूँ। वो किसको कह रहे हैं कि 100 शेरों की फ़ौज, कमांडर गीदड़, फिर कह रहे हैं कि कमांडर शेर, नीचे सारे गीदड़। अगर अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप को शेर कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने उनके बाकी लोअर रैंक्स हैं सबको गीदड़ कह रहे हैं। किसी और को कह रहे हैं, दैट इज़ इवन मोर डेंजरस। ये कभी उनसे पूछा जाना चाहिए कि आप किसको तशबीह दे रहे हैं, किसको ज़हन में रख के आप ये इस तरह की बात ये सारा अच्छा नहीं है जिसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा नहीं है। जिसके लिए भी इस्तेमाल कर, पार्टी के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। और फिर ये जो आपने कहा ना कि दरार डालनी, ये एक तसलसल है। शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट थी, आपका क्या ख्याल है? वो शहबाज गिल की अपनी ज़हनी इख्तरा थी? बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक लिखा हुआ बयान पढ़ रहे थे और उसमें वही तकसीम की बात हो रही थी कि जो आर्मी की सीनियर तरीन क़यादत है उससे जो जूनियर क़यादत है उसे उकसाया जा रहा था कि आप बागी हो जाएं और उनके अहकामात मानने से इनकार करें। अब इमरान खान साहब ने जब आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से कहा कि मौजूदा गवर्नमेंट अगर ये अपॉइंट करेगी, जिनको ये अपॉइंट करेंगे वो मुहब्बे वतन नहीं होंगे। अब ये कितनी ख़तरनाक बात है। और बिल्कुल जनरल साहब ने सही फरमाया, मैं ख़ुद भी ये आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि अगर कोई शख्स किसी मनसब पर बैठा हो और वहाँ पे वो गलत काम करे, गैर आइनी काम करे, आप उस पर बिल्कुल उसको पॉइंट आउट करें। अभी एक शख्स जो है मुतवक्का, अभी वो आया नहीं है और उस आने से पहले आप उसकी हुब्बुल वतनी में सवालिया निशान उठा दें, उसके अपॉइंटमेंट सवालिया निशान उठा दें। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान धरने और लॉन्ग मार्च की कॉल भी साथ ही साथ डरा रहे हैं कि मैं देने वाला हूं। सुनिए क्या कहते हैं। जो कॉल अब मैं दूंगा, राना सनाउल्लाह, ना तुम्हारी पुलिस, ना तुम्हारी टेयर गैस, ना तुम्हारी रबर बुलेट, और अगर तुमने रेंजर्स को बुलाया, ना रेंजर्स कोई रास्ते में नहीं खड़े होंगे। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा। मेरा ये अल्लाह पे यकीन है कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। हमें आजादी चाहिए। शर्जील मेमन साहब, तैयार हैं आप? नदीम साहब, पहले इस सवाल से पहले मैंने बात की थी जो पहले सेगमेंट में आपके, और फिर आपने ही अपने वो वीडियो में दिखाया कि इमरान खान ने कहा कि जिसको पता है कि आगे कौन सी लीक्स आने वाली है। मैं इसको बड़े सीरियस नोट पे ले रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि ये पूरी कौम का और मुल्क के सालमियत का मसला है। तारिक फजल साहब बैठे हैं, बराए मेहरबानी आप ये इसको इन्वेस्टिगेट करें कि इमरान खान के पास इस तरह की लीक्स हैं और उसको पता है कि कौन ये लीक्स कर रहा है और उसको वो कंटेंट भी पता है। तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट को, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं कहता कि फौरी तौर पे इमरान खान को उस पर गिरफ्तार कर लेना चाहिए और इमरान खान को इस पर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर गिरफ्तार नहीं भी करना चाहते आप तो एटलीस्ट उनको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करें कि उसके पास क्या लीड्स हैं और उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है।
वो कौन शख्स है जो वो सारी रिकॉर्डिंग करके इमरान खान तक पहुंचा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आपने इस लॉन्ग मार्च की बात की, बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का जो इस वक्त मोटिव है वो मैं समझता हूं कि वो ना इस मुल्क के हक़ में है ना इस कौम के हक़ में। वो शख्स इस वक्त इक़्तिदार की हवस में जो है उसकी आंख पे पट्टियां बन गई हैं, उसने जितनी भी रेड लाइंस हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए वो क्रॉस कर चुका है। आप देखें जिस तरह उसने जुडिशरी को खुलेआम धमकियां दी, जिस तरह वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जिस तरह एड्रेस करता है, जिस तरह वो हमारे बाकी इदारों को जिस तरह एड्रेस करता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। जब लास्ट टाइम जब धरना इसका हुआ था, जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी उसके खिताबात में वो शख्स क्या फरमाता था कि लोग की मनी लॉन्ड्रिंग करें, लोग हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे भेजें, जितनी भी चीज़ें, बिजली के बिल ना दें, बिजली के बिल जला दें, मतलब जिससे स्टेट को नुकसान हो सकता हो वो हर काम वो करता है। और मेरी समझ में एक चीज़ नदीम साहब, आज मेरे पास प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया है। शजील मेमन साहब, यहाँ आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इस गुफ्तगू को दोबारा आइंदा प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। शजील मेमन, आरिफ फजल चौधरी साहब और जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।